क्लास में हम लोग बात करेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग मैट्रिक्स पर करते हैं। अगर संक्रियाओं की बात करें तो आव्यूह पर हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार की संक्रियाएं करते हैं। पहली संक्रिया जो होती है वो योग की संक्रिया होती है, जोड़ की संक्रिया होती है, जिसमें हम लोग 2 आव्यूहों को आपस में जोड़ते हैं। दूसरी संक्रिया जो होती है वो अंतर की संक्रिया होती है, यानी कि व्युत्क्रम की संक्रिया भी इसे कहते हैं, जिसमें हम लोग 2 आव्यूहों को आपस में घटाते हैं। तीसरी संक्रिया जो होती है वो गुणन की संक्रिया होती है, जिसमें हम लोग 2 आव्यूहों को आपस में गुणा करते हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि जब जोड़ की संक्रिया हो गई, घटाने की संक्रिया हो गई, गुणा करने की संक्रिया हो गई, तो भाग की संक्रिया क्यों नहीं? भाग हम लोग डायरेक्टली एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह से भाग नहीं करते हैं, हम लोग इसकी जगह पर व्युत्क्रम पढ़ते हैं, ए इनवर्स पढ़ते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ए इनवर्स क्या होता है और इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी का हमारा टॉपिक है योग की संक्रिया, अंतर की संक्रिया, गुणन की संक्रिया। जब हम लोग इन तीनों संक्रियाओं को पढ़ चुके होंगे तो हम लोग इनसे संबंधित कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है कि 2 आव्यूहों को हमें जोड़ना कैसे होता है, घटाते कैसे उन्हें, और 2 आव्यूहों का आपस में हम लोग गुणा कैसे करते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आव्यूह की तीसरी क्लास है। अगर आपने पहले और दूसरे क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली संक्रिया की, जिसे हम लोग कहते हैं योग की संक्रिया। इसे हम लोग आव्यूहों का योग भी कहते हैं। योग की संक्रिया में क्या होता है, हमें 2 आव्यूहों को आपस में जोड़ना होता है। अब 2 आव्यूहों को हम लोग आपस में जोड़ते कैसे हैं, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक आव्यूह दिया गया है ए और एक आव्यूह दिया गया है बी, और आपसे कहा जाए कि आप ए और बी को आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि ए प्लस बी निकालिए। ए प्लस बी हम लोग कैसे निकालते हैं, ए को बी में हम लोग कब जोड़ सकते हैं? ए को बी में जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, एक ही शर्त होती है। अगर वो शर्त पूरी होती है तो हम लोग ए में बी को आसानी से जोड़ सकते हैं। वो शर्त कौन सी है? मान लेते हैं आप जो आपके पास आव्यूह ए है उसमें पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ भी हैं 2। कहने का कुल मतलब यह है कि अगर आव्यूह ए की कोटि 2 गुणे 2 की है तो आव्यूह बी की कोटि भी 2 गुणे 2 की होनी चाहिए। मतलब अगर इसमें 2 पंक्तियां हैं तो इसमें भी 2 पंक्तियां हो, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 स्तंभ है। दोनों आव्यूहों का कोटि जो है वो बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग कह देते हैं, मान लेते हैं आव्यूह ए में 2 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, तो बी में भी 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ भी होने चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आव्यूह ए में 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं और आव्यूह बी में 4 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ए प्लस बी संभव नहीं होगा। कुल कहने का मतलब यह है कि अगर इसकी कोटि और इसकी कोटि अलग अलग हो गई तो ए में बी को हम आप जोड़ नहीं सकते। तो ए प्लस बी के संभव होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि दोनों ही आव्यूहों की कोटियां क्या हो, बराबर हो। अब अगर दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर हैं तो हम लोग ए में बी को कैसे जोड़ते हैं, आइए ये समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपको एक आव्यूह दिया गया है ए बराबर 2, 5, 7, 6। एक आव्यूह आपको बी दिया गया है, इसके एलिमेंट दिए गए हैं 4, 9, 0, 8। आपसे कहा जा रहा है कि आप ए प्लस बी निकालिए। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हमारी पहली शर्त क्या होती है कि दोनों आव्यूहों के कोटि जो हो वो बराबर हो, यानी आव्यूह ए की कोटि आव्यूह बी की कोटि के जब बराबर होगी तभी हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर आव्यूह ए की कोटि की बात करें तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 गुणे 2। बी की बात करें तो इसमें भी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, तो इसकी भी कोटि क्या हो गई, 2 गुणे 2। तो हमारी जो शर्त थी वो पूरी हो चुकी है, यानी दोनों आव्यूहों की कोटियां जो है वो समान है, अतः हम ए में बी को जोड़ सकते हैं। तो ए में बी को आप जोड़ेंगे कैसे? कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो चुकी है, जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संगत अवयव को आपस में जोड़ते हैं। संगत अवयव का क्या मतलब है कि 2 आपका जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। मतलब ये 2 क्या है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो ये 2 उस आव्यूह की पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो अवयव होगा उसी के साथ जुड़ेगा। अगर हम लोग इसकी पोजीशन को बताएं तो 2 क्या है, 2 आपका है A11, 5 क्या है A12। A11 का मतलब क्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
A12 का मतलब क्या, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 7 क्या है, दूसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है। 6 क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है। ऐसे ही अगर आप बी की बात करें तो 4 क्या है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ। 9 क्या है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ। 0 क्या है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ। और 8 क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। अब हमने क्या कहा कि संगत अवयव को आपस में जोड़ते हैं। संगत का मतलब जो इस अवयव में जिस पोजीशन पर जो अवयव है उसी पोजीशन वाले अवयव के साथ जुड़ेगा। यानी A11 के साथ जुड़ेगा, A12 के साथ जुड़ेगा, A21 के साथ जुड़ेगा, A22 के साथ जुड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं करते कि A11 को A21 से जोड़ दें, A12 को A22 से जोड़ दें। संगत अवयव का मतलब होता है कि जो यहाँ पर जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन वाले अवयव के साथ जुड़ेगा। तो अब जोड़ देते हैं, क्या होगा, 2 को हम लोग 4 में ऐड करेंगे तो 2 को जब 4 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 5 को 9 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 7 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 ही आएगा। 6 को 8 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया A प्लस बी। अब जोड़ तो लिया हमने, इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दोनों अवयवों की कोटि पहले होती है वही जोड़ने के बाद भी होती है, 2 क्रॉस 2। आप देख सकते हैं इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो A प्लस बी हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये तो हमारा 2 क्रॉस 2 का एक अवयव था। हम लोग एक थोड़ा बड़ा अवयव लेते हैं और उनको जोड़ के देखते हैं हम लोग कैसे जोड़ेंगे उसे। अब मान लेते हैं आपने एक अवयव लिया A बराबर 1 2 3 6 5 9 4 2 और एक अवयव आपने लिया B बराबर 9 0 6 5 4 3 2 1। आपसे कहा जा रहा है कि आप A प्लस बी निकालिए। तो A प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों अवयवों की कोटियां समान है कि नहीं। अगर दोनों अवयवों की कोटियां समान है तो ही हम जोड़ेंगे। अगर आप फिर A की बात करें तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 और 2। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 योग। इसकी बात करें तो इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। कुल कहने का मतलब यह है कि दोनों ही अवयवों की कोटियां समान हैं तो हम इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयव को आपस में जोड़ते हैं। संगत अवयव की बात करें तो सारे एलिमेंट की पोजीशन को लिख डालते हैं। सबसे पहले 1 क्या है आपका, 1 आपका A11 है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 2 क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 6 क्या है, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। ऐसे ही 5 क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 9 क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 4 क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 2 क्या है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। अब हम लोग 9 की बात करें दूसरे अवयव B के एलिमेंट की, तो 9 क्या है आपका, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 0 क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 6 क्या है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 5 क्या है, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। 4 क्या है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 3 क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। और 1 क्या है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो हम लोग जोड़ने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयव को आपस में जोड़ते हैं। तो A11 के साथ A11 जुड़ेगा तो 1 में जब हम लोगों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 2 के साथ कौन जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा। 3 के साथ कौन जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, 9 आएगा। 6 के साथ कौन जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, 11 आएगा। 5 के साथ 4 जुड़ेगा, 9 आएगा। 9 के साथ 3 जुड़ेगा, 12 आएगा। 4 के साथ 2 जुड़ेगा, 8 आएगा, 6 आएगा। और 2 के साथ 1 जुड़ेगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग A प्लस बी ऐसे निकालते हैं। अगर इसकी कोटि की बात करें तो कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 into 4 ही होगा इसका क्रम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग दो अवयवों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। अभी जो हमने बात किया था कि दो अवयवों की अगर कोटियां समान ना बराबर ना हो तो हम उन्हें आपस में जोड़ नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लेते हैं आपको एक अवयव दिया गया है A बराबर, इसके एलिमेंट दिए गए हैं 2 3 5 6 7 8 9 0 1। ये अवयव A है। एक अवयव मैंने यहाँ पर लिखा B, इसके एलिमेंट लिखे 2 3 5 6 7 8। और आपसे कहा जाए कि आप A प्लस बी निकालिए, तो हमने अभी क्या कहा कि जब दोनों अवयवों की कोटियां समान ना हो तब हम उन्हें आपस में जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते ये देखते हैं। अगर आप A की बात करें तो इसकी कोटि कितनी, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि है 3 गुणे 3। लेकिन अगर आप B की बात करें
तो इसमें पंक्तियां तो 3 हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 2 ही, क्योंकि एक स्तंभ और 2 स्तंभ। अगर इन दोनों ही अवयवों की कोटियां समान नहीं है तो हम इन्हें आपस में जोड़ क्यों नहीं सकते? इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि आप यहां से समझ सकते हैं कि संगत अवयव को हमें जोड़ना होता है। मान लेते ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ जुड़ गया, ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ जुड़ गया, यहाँ पर 5 आपका बच गया है। इस 5 को आप किसके साथ जोड़ेंगे? ऐसे ही 6 आपका जुड़ गया इस 5 के साथ, 7 जुड़ गया आपका इस 6 के साथ, 8 बच गया, 9 आपका जुड़ गया 7 के साथ, 0 आपका जुड़ गया 8 के साथ, लेकिन यहाँ पर 1 बच गया। तो इस अवयव ए के तीसरे स्तंभ के सभी अवयव बच जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जोड़ तो पूरा हुआ नहीं। जोड़ होने का मतलब कि सारे अवयव के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन ये 3 अवयव बच जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर दोनों अवयवों की कोटियां और क्रम बराबर नहीं है तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। अब ये दोनों कब जुड़ सकते थे? जब यहाँ पर 3 एलिमेंट और होते, यहाँ पर 3 एलिमेंट और होते तो हम इन्हें आसानी से उनके साथ जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि योग की संक्रिया हम लोग कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं अंतर की संक्रिया की, यानी अवयवों का अंतर। अंतर का मतलब होता है 2 अवयवों को आपस में घटाना। इसे हम लोग अंतर को हम लोग व्यवकलन भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पर व्यवकलन लिखा दिखे तो आपको यहाँ समझ लेना है कि हमें दोनों अवयवों को आपस में क्या करना है? घटाना है। अब अंतर कैसे निकालते हैं? जिस प्रकार से हम लोगों ने दोनों अवयवों को जोड़ा था उसी प्रकार हम लोग 2 अवयवों को आपस में घटाते हैं। मतलब यह है, शर्त हमारी वही होती है कि दोनों अवयवों की क्रम या कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों अवयवों की क्रम या कोटि बराबर नहीं है तो हम उन्हें आपस में घटा नहीं सकते। मान लेते हैं उदाहरण के लिए, एक अवयव आपको दिया गया है a बराबर 2 1 8 7, दूसरा अवयव आपको दिया गया है b बराबर 9 8 7 6। आपसे कहा जाए कि आप अवयव a में से b को घटाइए, यानी a और b का अंतर निकालिए। तो अंतर निकालने के लिए आपके पास पहली शर्त जो होगी वो यही होगी कि दोनों अवयवों की कोटियां क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप एक की बात करें तो इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 की है और इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 की है। तो जब कोटि बराबर हो जाए तो आपको क्या करना होगा? तब हमें संगत अवयव को आपस में घटाना होगा। संगत अवयव का मतलब है कि ये 2 इस 9 के साथ घट जाएगा, ये 1 इस 8 के साथ घटेगा, ये 8 इस 7 के साथ घटेगा और ये 7 इस 6 के साथ घटेगा। मतलब इस 2 को हम इस 9 के साथ, क्यों? क्योंकि 2 क्या है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है और 9 भी क्या है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है। तो हमें संगत अवयव को आपस में घटाना होगा। जैसे हम लोगों ने योग की संक्रिया में किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें अंतर की संक्रिया में करना है। बस वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस रहेगा और कोई अंतर नहीं है। तो 2 में से हम 9 को घटा देते हैं तो घटेगा तो उल्टा, 2 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से हम 2 घटाएंगे तो -7 आएगा। ऐसे ही 1 में से 8 घटाएंगे तो -7 आएगा, 8 में से 7 को घटाया 1 आया, 7 में से 6 को घटाया 1 आया। जिस प्रकार योग की संक्रिया में कोटि पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसी प्रकार घटाने के बाद भी कोटि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल कहने का मतलब यह है कि इसकी भी कोटि कितनी आएगी? 2 गुणे 2 की आएगी। तो जैसे हम योग की संक्रिया करते थे बिल्कुल वैसे हमें अंतर की संक्रिया करनी है। यहाँ पर हमें एक चीज यहाँ समझना यह है कि योग की संक्रिया और अंतर की संक्रिया में फर्क क्या है? सिर्फ चिन्ह का फर्क है। चिन्ह का फर्क यह है, हम इस a माइनस बी को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। कहने का कोई मतलब कि a में हम माइनस बी को जोड़ देंगे। अभी आपको कुछ देर बाद ये समझ में आएगा कि मैंने माइनस बी जो लिखा है इसका क्या मतलब है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि योग की संक्रिया और अंतर की संक्रिया में कोई फर्क नहीं होता है, बस फर्क होता है तो चिन्ह का होता है। एक चिन्ह बीच का बदल जाएगा। अभी इसको मैं प्लस कर दूं तो योग की संक्रिया हो जाएगी, माइनस कर दूं तो अंतर की संक्रिया हो जाएगी। बाकी निकालने का तरीका दोनों का एक ही है। हम लोग पहले कोटि देखते हैं, कोटि अगर दोनों अवयवों की बराबर है तो ही जोड़ते हैं, तो ही घटाते हैं। अगर दोनों अवयवों की कोटि बराबर है तो हम उनके संगत अवयव को आपस में जोड़ते हैं। अगर कोटि बराबर होती है तो घटाते समय भी हम क्या करते हैं? संगत अवयव को भी आपस में घटाते हैं। तो ये थी अंतर की संक्रिया। मैंने 2 क्रॉस 2 का एक अवयव लिया, a और b, इन दोनों को आपस में मैंने घटाया, रिजल्ट हमारे सामने ये आया। उम्मीद करता हूं कि आपको अंतर की संक्रिया समझ में आई होगी। आप इसकी जगह 3 क्रॉस 3 के अवयव ले सकते हैं, 2 क्रॉस 4 का अवयव ले सकते हैं। जैसे अवयव ले रहे हैं वैसे लीजिए। जैसे हमने योग की संक्रिया को किया था वैसे हमें अंतर की संक्रिया को करनी है।
अब हम बात करते हैं तीसरी संक्रिया की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणन की संक्रिया, जिसमें हम लोग दो अवयवों का आपस में गुणा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे संक्रिया की, जिसे हम लोग गुणन की संक्रिया कहते हैं। इस संक्रिया में क्या होता है, दो अवयवों का हम लोग आपस में गुणा करते हैं। अभी दो अवयवों का गुणा हम लोग कैसे करेंगे? जिस प्रकार योग की संक्रिया और अंतर की संक्रिया में एक शर्त होती थी, और वो शर्त क्या होती थी कि दोनों अवयवों की अगर कोटि क्रम बराबर है, कोटि या क्रम बराबर है, तो ही हम उन्हें जोड़ते या घटाते थे। ठीक उसी प्रकार गुणन की संक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है, और वो शर्त क्या होती है? मान लेते हैं आपके पास एक अवयव ए है, इस अवयव ए के एलिमेंट आपको दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, ए बराबर ए आई रे यम गुणे एन। एक अवयव ए है जिसकी कोटि या क्रम कितनी है? यम गुणे एन की है। इसके एलिमेंट ए आई जे के रूप में है, जहां पर आप कह सकते हैं कि आई बराबर क्या? 1 2 3 डैश 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 कहां तक? यम तक। क्यों? क्योंकि आई का मतलब क्या होता है? पंक्तियों को बताता है। ये हम लोग जब अवयव का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक अवयव को व्यापक रूप से लिखने का एक तरीका होता है। आई पंक्तियों को बताता है, जे स्तंभों को बताता है। तो आई की वैल्यू हम 1 2 3 कहां तक रख सकते हैं? यम तक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टोटल अवयव में कितनी पंक्तियां हैं? यम है। उसी प्रकार आप जे की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 2 3 डैश 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 कहां तक? यम तक। तो एक अवयव आपके पास ए है जिसकी कोटि कितनी है? यम गुणे एन है। अगर आपके पास एक अवयव बी हो, कुछ इस प्रकार से हो, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए आई जे, इसकी कोटि आपके पास हो यन गुणे पी, यन गुणे पी की, जहां पर आई क्या है? आई पंक्तियों को बता रहा है, और आई की वैल्यू क्या है? 1 2 3 डैश 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 कहां तक? यन तक। जे की वैल्यू क्या है? 1 2 3 डैश डैश कहां तक? पी तक। क्यों? क्योंकि इस अवयव में यन पंक्तियां हैं और पी स्तंभ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास एक अवयव ए है जिसकी कोटि यन गुणे यन है, एक अवयव बी है जिसकी कोटि यन गुणे पी है, तो क्या ए गुणे बी संभव है? मतलब ए में हम बी का गुणा कर सकते हैं? तो आंसर होगा जी हाँ, कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि इस अवयव में जितने स्तंभ हैं, उस अवयव में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। मतलब इस अवयव ए में कितने स्तंभ हैं? यन स्तंभ है। उस अवयव बी में कितनी पंक्तियां हैं? यन पंक्तियां हैं। तो इसमें जितने स्तंभ होंगे उसमें उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। मतलब इसमें यन स्तंभ है तो उसमें यन पंक्तियां हो। यहां पर इसमें कितनी पंक्ति है, उसमें कितने स्तंभ है, ये मैटर नहीं करता। अगर आप ए में बी का गुणा करते हैं, अगर आप ए में बी का गुणा करते हैं, तो ए वाले अवयव का स्तंभ देखना है और बी वाले अवयव की पंक्ति देखनी है। अगर आप बी में ए का गुणा करते हैं, बी में ए का गुणा करते हैं, तो बी में ए का गुणा करने के लिए आपको बी में स्तंभ देखना है और ए में पंक्ति देखना है। तो अगर मैं बी की स्तंभ की बात करूं तो इसमें पी स्तंभ है, लेकिन अवयव ए में यम पंक्तियां हैं। तो इसमें स्तंभ पी हैं, पंक्तियां यम हैं, इसलिए बी में ए का गुणा हम नहीं कर सकते, लेकिन ए में हम बी का गुणा कर सकते हैं। तो एक अवयव का दूसरे अवयव में गुणा तभी संभव है जिस अवयव में हम गुणा करने चल रहे हैं उस अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो हम गुणा कर सकते हैं। अब गुणा जब कर लिया तो गुणा करने के बाद में मान लेते हैं यहां गुणा कर लिया, और गुणा करने के बाद में आपके पास एक अवयव आएगा, एक अवयव आएगा। इसकी कोटि या क्रम क्या होगी? तो इसकी कोटि या क्रम हम लोग कैसे लिखते हैं? इस अवयव में कितनी पंक्तियां थी? यम, उसको यहां लिख देते हैं। और उसमें कितने स्तंभ थे? पी। ये हो गया। मतलब ए में बी का गुणा किया, कब किया? जब इनकी स्तंभ और इनकी पंक्ति बराबर थे। गुणा करने के बाद में जो भी अवयव आया उसकी कोटि या क्रम हमने कैसे लिखा? अवयव में जितनी पंक्तियां थी वो लिख दिया और अवयव में जितने स्तंभ थे वो लिख दिया, यानी यम गुणे पी। तो इस प्रकार से हम लोग अवयवों का आपस में गुणा करते हैं। ये तो हमने व्यापक रूप से समझा। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हम दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, वहां से आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो अवयव लिए हैं। एक अवयव ए है जिसके अवयव हैं 2 4 5 6, दूसरा अवयव बी है जिसके अवयव हैं 3 2 4 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि
ए की कोटि क्या है, तो आप बोलोगे 2 गुणे 2। बी की कोटि क्या है, 2 गुणे 2। अब क्या करना है, अब आपको ए गुणे बी निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या ए गुणे बी संभव है। ए गुणे बी संभव होने का क्या मतलब, आप ए में बी का गुणा कर रहे हो। तो ए में बी का गुणा हम लोग कब करते हैं, जब ए के स्तंभ कितने हैं वो बी के पंक्ति कितने हैं वो आपस में बराबर हो। मतलब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के। तो यहां पर देखें तो 2 स्तंभ है, यहां भी 2 पंक्ति है, इसका मतलब ये गुणा हो सकता है। ठीक है, ए का बी में हम गुणा कर सकते हैं। जब हम गुणा कर लेंगे तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे, वो अलग बात है। इसकी कोटि क्या आएगी, इसकी कोटि क्या आएगी, इसकी कोटि आएगी कि आव्यूह ए में कितनी पंक्तियां हैं वो, आव्यूह बी में कितने स्तंभ हैं वो। तो यहां पर मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, वर्ग आव्यूह लिया था, जिसमें कोटियां, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर थी। तो यहाँ पर इसकी जो कोटि आई है वो 2 गुणे 2 की आई है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे, इसमें अलग अलग पंक्तियां, अलग अलग स्तंभ होंगे, वहां पर सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। तो ए गुणे बी हमने निकाला जब, तो इसकी कोटि कितनी आई, 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 का क्या मतलब कि इस आव्यूह में कुल एलिमेंट कितने होंगे, 2 दूना 4, 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। अगर 4 एलिमेंट हैं तो हम लोग पहले एलिमेंट को क्या लिखेंगे, A11, दूसरे को क्या लिखेंगे, A12, तीसरे को क्या लिखेंगे, A21, चौथे को क्या लिखेंगे, A22। ये हो गया। 1 1 का क्या मतलब है और 1 2 का क्या मतलब है, गुणा यहां से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप डायरेक्टली करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि A11 A12 का यहाँ पर क्या रोल है। A11 का मतलब 1 किसको बताता है, पंक्ति को बताता है, और दूसरा 1 किसको बताएगा, स्तंभ को बताएगा। अब A11 की जगह पर हम लोग कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये 1 ही बताएगा हमें। 1 का मतलब पंक्ति और 1 का मतलब स्तंभ। मतलब ये है कि 1 का मतलब है पहली पंक्ति और 1 का मतलब है पहला स्तंभ। गुणा करने का ये तरीका यही से हमें मिलता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हमें गुणा करना होगा। तो कर डालते हैं, अगर पहली पंक्ति का आप पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया आपकी पहली पंक्ति और ये हो गया आपकी पहली स्तंभ। पहली पंक्ति के पहले अवयव का इंटू का इस 3 के साथ गुणा करेंगे, तो लिख देते हैं 2 इंटू 3, फिर लगाएंगे प्लस। अब इस 4 का इस 4 के साथ करेंगे, यानी पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, 4 का 4 के साथ करेंगे। अब 1 2 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है पहली पंक्ति, लेकिन 2 का मतलब क्या है, दूसरा स्तंभ। अब पहली पंक्ति के अवयव का दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ गुणा करेंगे, तो 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 गुणे 2, प्लस 4 का 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 4 गुणे 1। अब 2 1 का मतलब क्या, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी ये वाली पंक्ति होगी आपकी बात और ये वाली स्तंभ होगी आपके पास। तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ 5 का गुणा करेंगे 3 में, प्लस लिखेंगे 6 का गुणा करेंगे 4 में, ये होगा। फिर A22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कितनी है, 5 और 6, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे और 6 का गुणा 1 में करेंगे, ये हो जाएगा। जब एक अवयव का एक अवयव के साथ गुणा कर लेते हैं तो बीच में प्लस लगा देते हैं, फिर दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा करते हैं। तो अब इन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 3 6, 4 4 16, 16 और 6 22 हो गया। यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 22। 2 गुना 4, 4 एकम 4, कितना हो गया, ये 8 हो गया। 5 3 15, 6 4 24, 24 और 15 कितना होगा, 39 हो जाएगा। यहां पर लिख डालते हैं 5 गुना 10 और 6 एकम 6, 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, ए में बी का गुणा किया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसकी मदद से हमने समझा कि हम लोग कैसे एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ गुणा करते हैं। आप इसी प्रकार 3 गुणे 3 का आव्यूह ले सकते हैं, 2 गुणे 4 का आव्यूह ले सकते हैं। और वहां पर अगर आप सबसे पहले आप यही देखें कि जिस आव्यूह में आप गुणा करने जा रहे हैं उस आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है क्या। अगर बराबर है तो ही आप गुणा करें, अदरवाइज आप छोड़ दें क्योंकि गुणा संभव नहीं होगा। अब यहां पर तो ए का बी में मैंने किया था, क्या बी में ए का गुणा संभव है? जी हाँ है। कैसे? बी का ए में गुणा कब संभव होगा? जब बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो बी में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2 है, और ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो उसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पर गुणा संभव है। जरूरी नहीं है कि अगर 2 आव्यूह आपको दिए गए हैं वहां पर अगर ए गुणे बी संभव है तो बी गुणे ए भी संभव हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारी कंडीशंस में ए गुणे बी संभव होता है लेकिन बी गुणे ए संभव नहीं। जैसे यहाँ पर देखें तो एक आव्यूह मैंने ए लिया है और एक आव्यूह बी लिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए गुणे बी संभव होगा कि नहीं और बी गुणे ए भी संभव होगा कि नहीं, तो हम लोग इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता हम लोग सबसे पहले इनकी कोटियों को देखकर लगाते हैं। अगर आप ए की बात करें तो इसमें कितने पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। बी की बात करें तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 3 हैं और स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि ए गुणे बी कब संभव होगा? ए गुणे बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी संभव होगा। तो ए में स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसमें स्तंभों की संख्या, उसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए ए गुणे बी संभव होगा। मतलब ए में हम बी का गुणा कर सकते हैं। अब जब ए में बी का गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में इसकी कोट या क्रम कितनी आएगी, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? ये हम लोग आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या और आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या को देखकर निकालते हैं। यानी आव्यूह ए में कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर ए में जब बी का हम गुणा करेंगे तो जो आव्यूह हमारे पास आएगा उसकी कोटि कितनी होगी? 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 का मतलब क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट होंगे तो हमारे पास यही एलिमेंट आएंगे, A11, A12, A21, A22, यही एलिमेंट आएंगे। अब हम क्या करते हैं? ए का बी में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हम लोग कैसे करेंगे? 1 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 1 का ये मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति का गुणा कर लेते हैं पहले स्तंभ के साथ। तो 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो 1 का 4 में किया कितना आया? 4 आया। 2 का 2 में किया कितना आया? 4 आया। मैंने आपसे कहा कि एक अवयव का एक अवयव के साथ गुणा करने के बाद में जब दूसरे अवयव का गुणा करने चलते हैं तो पहले प्लस लगा देते हैं। 3 का गुणा किया 1 में, 3 आया, ये हो गया। अब A12 है। A12 का क्या मतलब? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो 1 का 3 में किया कितना आया? 3 आया। 2 का 0 में किया कितना आया? 0 आएगा। 3 का 6 में करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। गुणा कर रहे हैं। अब 21 का मतलब क्या है? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो 4 का 4 में करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। 5 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। और 6 का 1 में करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 4 का 3 में करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 5 का 0 में करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। 6 का 6 में करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। अब हम क्या करते हैं? इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 4 4 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। 3 को 0 में जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। 18 में जोड़ा तो 21 आया। 16 10 26 और 6 कितना हो गया? 32 हो गया। 12 और 36 कितना हो गया? 48 हो गया। ये हमारा आया ए गुणे बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ए का बी में गुणा कर लिया। अब बात करें क्या बी का ए में गुणा संभव है? तो बी का ए में गुणा संभव कब होगा? जब बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर बी में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2 है। ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर बी में स्तंभों की संख्या
बराबर है एक ही पंक्तियों की संख्या के, इसलिए बी गुणे ए भी संभव यहाँ पर होगा। तो बी गुणे ए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो ए गुणे बी था, बी गुणे ए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहला काम यही करना होता है कि बी में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए ए में पंक्तियों की संख्या के। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब इसमें स्तंभ इसमें पंक्ति बराबर है, गुणा संभव है। अब जब गुणा करेंगे तो हमें एक आव्यूह मिलेगा, उसकी कोटि या क्रम कितनी होगी, तो इसकी कोटि या क्रम हम लोग कैसे निकालते हैं, जिस आव्यूह को हम पहले रखते हैं उसमें पंक्तियों की संख्या को देखते हैं, तो उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 लिखी है। बाद वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या को देखते हैं, यहाँ पर 3 है। तो कहने का मतलब जब आप बी गुणे ए निकालेंगे तो आपको जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि कितनी होगी, 3 गुणे 3 की होगी। 3 गुणे 3 का मतलब इस आव्यूह में 9 अवयव होंगे, आपके पास 9 एलिमेंट होंगे। उन एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम लोग क्या करेंगे, बी गुणे ए निकालेंगे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने ए गुणे बी निकाला था उसी प्रकार हम लोग बी गुणे ए भी निकालेंगे। ए गुणे बी में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सुविधा ये थी 2x2 था, मतलब उसमें केवल 4 ही अवयव थे, तो हमारे लिए आसान था, छोटा था, हमने जल्दी से निकाल लिया था। लेकिन बी गुणे ए में इसकी कोटि कितनी आ गई है, 3 गुणे 3 की आ गई है, मतलब इसमें 9 अवयव आ गए हैं, जिनका पूरा हमें करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, करते हैं। तो सबसे पहले A11 की बात करते हैं। तो A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति के अवयव का पहली पंक्ति के स्तंभों के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पर ए गुणे बी नहीं निकाल रहे हैं हम, बी गुणे ए निकाल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये लेना है, फिर ये लेना है। तो पहली पंक्ति हमारी हो गई 4 3, पहला स्तंभ हमारे पास हो गया 1 4। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। तो क्या है, 4 का 1 में किया कितना आया, 4 का 1 में किया 4 आया, फिर प्लस लगाया, 3 का 4 में किया कितना आया, 12 आया। तो A11 का गुणा कंप्लीट हो गया। तो 4 धन 12 मतलब क्या, 16, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखिए। अब क्या है A12 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति लेकिन दूसरी स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 4 का 2 में किया कितना आया, 4 का 2 में किया 8 आया, प्लस लगाया, 3 का 5 में किया 15 आया, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया, ये हो गया। फिर A13 का क्या मतलब है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब की बार क्या करेंगे हम लोग, 3 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में 3 का गुणा किया कितना है, 12 आया, और 3 में 6 का गुणा किया कितना आया, 18 आया। तो 12 और 18 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि ये काम आपका खत्म हो गया, ये वाली कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं 2 1 की। 2 1 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 का जब 1 में गुणा किया तो 2 आया, प्लस 0 का 4 में करेंगे 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर केवल 2 ही बचना है। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, प्लस 0 का 5 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ 4 बचेगा। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्योंकि 2 3 है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का गुणा करेंगे 3 में 6 आएगा, क्योंकि 0 का 6 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 1। 3 1 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया, और 6 का गुणा 4 में किया तो 24, 24 और 1 25, ये हो गया। फिर 3 2 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 1 का 2 में किया 2, 6 का 5 में किया 30, 30 और 2 32, ये हो गया। फिर 3 3 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो 1 का 3 में किया 3 आएगा, 6 का 6 में किया 36, 36 और 3 कितना हो गया, 39। ये आपका हो गया बी गुणे ए। तो यहां पर हमने देखा कि ए गुणे बी भी संभव है और बी गुणे ए भी संभव है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे आती हैं जहां पर ए गुणे बी तो संभव होता है लेकिन बी गुणे ए संभव नहीं होता है। अब अगर यहाँ पर बात करें तो एक आव्यूह हमारे पास है ए और एक आव्यूह हमारे पास है बी। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए गुणे बी संभव है तो आपका आंसर क्या होगा। आप सबसे पहले ये देखोगे कि आव्यूह ए में कितने स्तंभ हैं। आव्यूह ए में 2 स्तंभ हैं। आव्यूह बी में कितनी पंक्तियां हैं, 2 ही पंक्तियां हैं।
इसका मतलब इसमें स्तंभों की संख्या उसमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, अतः ए गुणे बी संभव है। इसका मतलब हम ए का बी में गुणा कर सकते हैं, और जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में जो अवयव हमारे पास आएगा उसकी कोटि या क्रम क्या होगी, तो हम क्या निकालेंगे, अवयव ए में पंक्तियों की संख्या देखेंगे कितनी है, 3 है। अवयव बी में स्तंभों की संख्या देखेंगे कितनी है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो अवयव गुणा करने के बाद आएगा उसकी सबसे पहले हम कोटि लिख डालते हैं। तो उसकी कोटि या क्रम कितनी होगी, 3 गुणे 2। 3 गुणे 2 का मतलब कि जो अवयव हमारे पास आएगा उसमें कितने अवयव होंगे, 3 दूना 6 अवयव होंगे। 6 अवयव हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें 3 पंक्तियां हैं तो हम लोग 3 पंक्तियां लिखेंगे, 1 2 3, और 2 स्तंभ हैं तो 2 स्तंभ हो गए। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जिस अवयव में गुणा करने चल रहे हैं उसमें स्तंभों की संख्या देखनी है, और जिसमें गुणा कर रहे हैं उसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है। अगर इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है तो हम गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के बाद जो अवयव आएगा उसकी कोटि या क्रम हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या, दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या। ऑर्डर या क्रम को लिखते समय जब हम गुणा करने के बाद जो अवयव आता है उसकी कोटि को लिखते समय हम लोग इस चीज को उल्टा कर देते हैं। जैसे हम लोग जो गुणा करने के लिए करते हैं तो हम लोग सबसे पहले अवयव ए में स्तंभों की संख्या देखते हैं और उसमें पंक्तियों की संख्या देखते हैं, लेकिन जब हम लोग इसकी क्रम या कोटि लिखते हैं तो इसमें हम पंक्तियों की संख्या देखते हैं और उसमें स्तंभों की संख्या देखते हैं। तो अगर इसकी कोटि या क्रम 3 गुणे 2 की है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें एलिमेंट आपका होगा पहला A11, दूसरा होगा A12, तीसरा होगा A21, चौथा होगा A22, पांचवा होगा A31, छठवां होगा A3। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी गुणा किया था, A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। A12 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। A21 का क्या है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। A22 क्या है, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। ऐसे ही 31 का मतलब है तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, और 32 का मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ। तो इस प्रकार से जब A गुणे B संभव है तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं B गुणे A की, तो B गुणे A संभव कब होगा, B गुणे A संभव कब होगा, B में हम A का गुणा कर रहे हैं तो हमें B में देखना है कि क्या इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर देखें इसमें स्तंभों की संख्या 2 है और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, जो कि आप में बराबर नहीं है, इसलिए B गुणे A संभव नहीं होगा। B गुणे A संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा, अगर हम इसको करना चाहें तो हम लोग इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर हम लोग इसकी बात ना करें कि इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है तो गुणा नहीं होगा, हम अगर नॉर्मली गुणा करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ 3 था, यहाँ 2 और 2 था, हमें B गुणे A निकालना है। ठीक है, B गुणे A निकाल लेते हैं। B गुणे A निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम B गुणे A निकालें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इसकी पंक्तियों को इसके स्तंभों के साथ गुणा करना होता है। यही तो करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। चलो करते हैं। 4 का 1 में गुणा किया, 4 का 1 में किया, 1 गुणे 4, फिर प्लस लगाया। 3 का 4 में किया, 3 गुणे 4। वहां तो अब इस पंक्ति में कोई एलिमेंट है नहीं और यहाँ पर अभी एक एलिमेंट बचा रह गया है आपके पास। तो जिस प्रकार से हमने आपको योग की संख्या और अंतर की संख्या में बताया था कि जब दोनों ही अवयवों की क्रम या कोटि बराबर नहीं होती हैं तो एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव बाकी रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है। 4 का 1 में कर दिया, 3 का 4 में कर दिया, लेकिन 3 का किसी के साथ गुणा नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही जब आप 4 का 2 में करेंगे हो जाएगा, 3 का 5 में हो जाएगा, लेकिन 6 छूट जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर B में स्तंभों की संख्या और A में पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है तो B गुणे A संभव नहीं होगा। तो आई होप आपको गुणन की संक्रिया समझ में आई होगी। एक छोटी सी बात हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक आव्यूह दिया गया है A बराबर 2 3 4 6 8 7 9 5 1 एक आव्यूह आपको दिया गया है। अगर इस आव्यूह में मैं किसी एक गिनती से गुणा कर देता हूँ, किसी संख्या से गुणा कर देता हूँ, तो क्या होता है, मान लेते हैं इस आव्यूह में मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, यानी जब मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तो ये 5A हो जाएगा। 5A का मतलब ये है कि अगर मैंने इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से गुणा होगा। ये हो गया 2 3 4
687,951 ये हो गया। जब हम किसी स्केलर से यानी किसी संख्या से किसी गिनती से गुणा करते हैं किसी आव्यूह में, तो उसके सारे एलिमेंट में उस संख्या से गुणा हो जाता है। मतलब ये कि अगर मैंने इस ए में 5 का गुणा किया है तो इस 5 का इस आव्यूह के सभी अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो अब आव्यूह आएगा, 5 का 2 में गुणा कर देंगे 10 आएगा, 5 का 3 में करेंगे 15 आएगा, 5 का 4 में करेंगे 20 आएगा, 6 में किया 30 आया, 8 में किया 40 आया, 7 में किया 35 आया, 9 में किया 45 आया, 5 में 5 का किया 25 आया, और यहाँ पर कितना आया 5 आया। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि अगर किसी आव्यूह में किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, किसी भी गिनती से, किसी भी संख्या से गुणा होता है तो उस आव्यूह के सभी अवयव में उस गिनती से गुणा हो जाता है। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं। अब एक छोटे से और टॉपिक की बात करते हैं, आव्यूह का ऋण आव्यूह, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह का ऋण आव्यूह हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक आव्यूह दिया गया है a बराबर 2, 3, 1 - 5। एक आव्यूह आपको दिया गया है इस तरह से। अगर मुझे इसका ऋण आव्यूह निकालना है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, तो देख के आपको लग रहा होगा कुछ इसमें चेंजिंग आई है। क्या चेंजिंग आई है? यहाँ पर 2 था -2 आ गया, 3 था -3 आ गया, 1 था -1 आ गया, -5 था +5 हो गया। मतलब कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? माइनस से गुणा हो गया है अंदर। यहाँ प्लस था, माइनस हुआ, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। कहने का मतलब इस आव्यूह को मैंने क्या किया? -1 से गुणा कर दिया। मतलब ये आने से पहले इसका रूप कैसा था? कुछ इस तरह से था। इस तरह से था। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी आव्यूह में अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव में गुणा हो जाता है। तो अगर मैं -1 से इसमें गुणा करता हूं, -1 से इस आव्यूह में गुणा करता हूं, तो इस -1 का 2 में भी गुणा होगा, 3 में भी होगा, 1 में भी होगा, और -5 में भी होगा। तो अगर मैंने इसमें -1 का गुणा किया तो ये इस तरह से आ गया। यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा इस आव्यूह का ऋण आव्यूह। मतलब अगर आव्यूह हमारे पास ये दिया गया था तो हम लोग इसका ऋण आव्यूह हम लोग कैसे लिखेंगे? -1 से गुणा करके लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको -a से दिखाते हैं। यानी अगर आव्यूह हमारा a है तो उसका ऋण आव्यूह क्या होगा? -a होगा। और ये निकलता कैसे है? कुछ नहीं, दिए गए आव्यूह में हम लोग क्या करते हैं? -1 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या था? आव्यूह का ऋण आव्यूह। अब हम लोग बात करते हैं योग की संक्रिया, अंतर की संक्रिया और गुणन की संक्रिया से संबंधित गुणधर्म। अब हम लोग बात करते हैं गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आव्यूहों के योग के गुणधर्म के बारे में, यानी कि आव्यूहों का योग कौन कौन से नियमों का पालन करता है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम हमारा है क्रम विनिमय नियम। क्या आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? तो आंसर है जी हाँ, करता है। मान लेते हैं आपके पास 2 आव्यूह हैं, एक है ए, एक है बी। अगर इन दोनों की कोटियां समान हैं, इन दोनों के आर्डर सेम हैं, तो चाहे आप ए में बी को जोड़ें या फिर आप बी में ए को जोड़ें, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब a प्लस बी का जो उत्तर आएगा वही b प्लस ए का भी उत्तर आएगा। और क्रम विनिमय नियम से भी समझ में आता है कि हमने क्या किया है? क्रम का परिवर्तन कर दिया है। जहां पर a था वहां पर b हो गया है, जहां पर b था वहां पर a हो गया है। तो आव्यूह का योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? b प्लस ए। दूसरा नियम हमारा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में हम लोग क्या करते हैं? 3 आव्यूहों को लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 आव्यूह आपके इस प्रकार हैं, ए बी सी। इन तीनों आव्यूहों की कोटियां जो है वो समान है, यानी इनका क्रम जो है वो समान है। तो चाहे आप a प्लस बी प्लस सी, यानी चाहे आप a में b को जोड़ने के बाद में c को जोड़ें, या फिर आप b को c में जोड़ने के बाद फिर a में जोड़ें, इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का कुल मतलब यह है, हम लोग पहले a प्लस बी निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उसमें c जोड़ देंगे, या फिर पहले b प्लस सी निकाल लें, जो आएगा उसमें a जोड़ देंगे। दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आव्यूहों का जो योग होता है साहचर्य नियम का पालन करता है। आप इसमें आव्यूह मान के कर सकते हैं। आप a b c
तीन आव्यूह मान लीजिए, पहले ए को बी से जोड़ दीजिए, फिर सी को जोड़िए, फिर या फिर आप बी को सी से जोड़ के पहले फिर बाद में ए से जोड़िए, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का योग जो होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। बात करते हैं तीसरे नियम की, जिसका नाम है योग के तत्समक का अस्तित्व। ये क्या होता है? कहते हैं कि अगर हमारे पास एक आव्यूह ए है, इस आव्यूह में अगर हम शून्य आव्यूह को जोड़ दें या फिर शून्य आव्यूह में हम आव्यूह ए को जोड़ दें, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो आव्यूह ए ही आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आव्यूह का जो योग होता है वह योग के तत्समक के अस्तित्व को दर्शाता है, और शून्य आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? योग का तत्समक कहते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की, जिसका नाम है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो हम ऐसा कह सकते थे कि किसी आव्यूह में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि उस आव्यूह पर कोई फर्क ना पड़े। तो हमारा उत्तर होता कि हम किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ दें तो उस आव्यूह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो योग के तत्समक में हम लोग वो काम करते हैं कि आव्यूह में ऐसा क्या जोड़ दें कि उस आव्यूह पर कोई फर्क ना पड़े। तो हम लोग वहां कहते थे कि आव्यूह में हम शून्य आव्यूह पर जोड़ दें तो उस आव्यूह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस शून्य आव्यूह को हम लोग क्या बोलते थे? योग का तत्समक बोलते थे। लेकिन योग के प्रतिलोम में हम लोग क्या बात करते हैं कि हम किसी आव्यूह में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो आव्यूह शून्य आव्यूह बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह है ए, तो इस ए में अगर हम माइनस ए जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? शून्य आव्यूह आएगा। और ये माइनस ए क्या है? ये माइनस ए इस आव्यूह ए का ऋण आव्यूह। हम लोग ऋण आव्यूह के बारे में जानते हैं। अगर हमको कोई आव्यूह दिया गया है तो हम उसका ऋण आव्यूह कैसे निकालते हैं? उस आव्यूह में माइनस एक का गुणा करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह में अगर हम उसी के ऋण आव्यूह को जोड़ दें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो शून्य आव्यूह आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आव्यूह का जो योग होता है वह योग के प्रतिलोम को दर्शाता है, और माइनस से क्या कहलाता है? योग का प्रतिलोम कहलाता है। तो आव्यूह के योग के जो गुणधर्म थे ये चार थे, इनको हमें याद रखना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन्हें हम यूज करते हैं, इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम बात करते हैं अंतर के गुणधर्मों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आव्यूहों के अंतर के गुणधर्म के बारे में कि आव्यूहों का अंतर कौन कौन से नियमों का पालन करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रम विनिमय नियम का। अगर आपके पास कोई दो आव्यूह है ए और बी, जब आप ए में से बी को घटाएंगे और बी में से ए को घटाएंगे, क्या दोनों आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। अतः आव्यूहों का जो अंतर होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब बात करते हैं साहचर्य नियम की। साहचर्य नियम में क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास तीन आव्यूह हैं ए बी सी। अगर मैं कह दूं आपसे कि आप सबसे पहले ए में से बी को घटाइए, जो रिजल्ट आए उसमें से आप सी को घटा दीजिए, और यहाँ पर मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप बी में से सी को घटा दीजिए, जो रिजल्ट बचता है उसको आप ए में से घटा दीजिए। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आएगा? कभी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आव्यूहों का जो अंतर होता है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब अगर बात करें योग के तत्समक का अस्तित्व, तो हम बात कर रहे हैं अंतर की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि योग का तत्समक इसमें नहीं होता है। इसी प्रकार योग के प्रतिलोम की बात करें तो यहाँ पर भी योग का प्रतिलोम नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म के बारे में, यानी कि आव्यूहों का गुणन कौन कौन से नियमों का पालन करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम को उल्टा कर दें और रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। अगर आपके पास कोई आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, अगर आप ए में बी का गुणा कर दें तो क्या बी में ए का गुणा करने पर आंसर सेम आएगा? बहुत सी कंडीशन में ये दोनों आंसर सेम नहीं आते हैं। हम लोग इसके पहले जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, दो आव्यूहों का गुणन पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि दोनों आव्यूहों का जब हम लोग गुणा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर है। तो बहुत सी कंडीशन में ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अब हम बात करते हैं साहचर्य नियम की। साहचर्य नियम की बात करें तो इसमें क्या होता है? अगर आपके पास कोई तीन आव्यूह है ए बी सी, अगर आप पहले ए में बी का गुणा कर दें और जो आए उसमें सी का गुणा करें, या फिर आप बी में सी का गुणा कर दें और जो आए उसमें ए का गुणा करें, दोनों ही रिजल्ट बराबर आते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आव्यूहों का जो गुणन होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम की, जिसका नाम है वितरण नियम।
वितरण नियम का मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि जो वितरित कर दे। अगर आपके पास तीन नाभिक इस प्रकार हैं कि a इंटू बी प्लस सी, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पास तीन नाभिक इस प्रकार से हो कि a प्लस बी इंटू सी, तो ये क्या होता है a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह का जो गुणन होता है वो वितरण नियम का पालन करता है। अब हम लोग बात करते हैं चौथे नियम की, जिसका नाम है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। गुणन के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले योग के तत्समक का अस्तित्व पढ़ा। उसमें क्या था? उसमें आव्यूह ए में हमने शून्य आव्यूह को जोड़ा और हमारा रिजल्ट क्या आया था? आव्यूह ए ही आया था। तो उसमें हम लोगों ने जोड़ा था, इसमें हम लोग गुणा करेंगे, लेकिन शून्य आव्यूह का नहीं करेंगे। अगर आप शून्य आव्यूह का ए में गुणा कर देंगे तो रिजल्ट शून्य आव्यूह आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो आव्यूह ए ही लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? आव्यूह ए में आई का गुणा कर दें या आई में ए का गुणा कर दें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ए ही आएगा। ये आई क्या है? ये आई इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह क्या होता है? इकाई आव्यूह हमारा होता है 1 0 0 1। ये हमारा कैसा है? ये 2 क्रॉस 2 का है, ऐसे 3 क्रॉस 3 का होता है। तो आपका इकाई आव्यूह आई है, इस आई में अगर हम ए का गुणा कर दें या ए का आई में गुणा कर दें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ए ही आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? गुणन के तत्समक का अस्तित्व कहलाता है। और आई हमारा क्या है? गुणन का तत्समक है। तो इस क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।